हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करा था कि किस तरह से लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी एक हठी स्वभाव का शासक था, जिसके कारण अपने सरदारों से उसकी अनबन रहती थी। और इस अनबन के चलते उसके सरदार, जो कि पंजाब का शासक था दौलत खान लोदी, और उसका चाचा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान, काबुल के शासक तैमूर वंशी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। और बाबर इस आमंत्रण को स्वीकार करता है और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पकड़कर मार दिया जाता है और इस तरह से दिल्ली पर लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है और मुगल वंश का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबर से। दोस्तों, बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर, जो कि भारतीय इतिहास में बाबर के नाम से प्रसिद्ध है, एक मुगल शासक था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर तैमूर लंग का परपोता था और वह विश्वास रखता था कि चंगेज खान उसके वंश का पूर्वज था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना का शासक था, जिसकी मृत्यु के बाद राज्य का वास्तविक अधिकारी बाबर बनता है। और पारिवारिक कठिनाइयों के कारण वह मध्य एशिया के अपने पैतृक राज्य पर शासन नहीं कर सका था। दोस्तों, उसने केवल 22 वर्ष की आयु में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था और वह 22 साल तक काबुल का शासक रहा। इस काल में उसने अपने पूर्वजों के राज्यों को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका था। तो सबसे पहले बात करेंगे उसके जन्म और अभिषेक के बारे में। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म होता है। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खां का 14वीं संतान था। उसका परिवार तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। उसने अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पातशाह धारण की। बात करेंगे बाबर की भारत विजय की। दोस्तों, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया था। यह बाबर का प्रथम भारतीय अभियान था जिसमें उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। 1519 ईस्वी के अपने दूसरे अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को पुनः जीता और साथ ही सियालकोट और सैयदपुर को भी अपने अधिकार में कर लिया था। 1524 ईस्वी के चौथे अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोदी एवं दौलत खां लोदी के मध्य मतभेद होने के कारण दौलत खां, जो उस समय लाहौर का गवर्नर था, ने पुत्र दिलावर खां और आलम खां, जो कि बहलोल खां का पुत्र था, को बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था।
तो बताया बाबर को भारत आमंत्रण के कारण, क्या कारण थे आमंत्रण के? दौलत खां पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। आलम खां किसी भी तरह से दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार करना चाहता था, और राणा सांगा संभवतः जो कि बाबर के द्वारा अफगानों की शक्ति को नष्ट करवाकर स्वयं दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। अपने चौथे अभियान 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर एवं दीपालपुर पर अधिकार कर लिया, और नवंबर 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा किए गए पांचवें अभियान में, जिसमें बख्तियार की सैनिक टुकड़ी के साथ बाबर का पुत्र हुमायूं भी आ गया, उसने सर्वप्रथम दौलत खां को समर्पण के लिए विवश किया और बाद में उसे बंदी बना लिया गया। और शीघ्र ही दोस्तों आलम खां ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, और इस तरह पूरा पंजाब बाबर के कब्जे में आ गया। अब बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, जैसे हमने पहले भी बात की, और दौलत खां लोदी पंजाब का शासक था। दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी से नाराज था। उसने दिल्ली सल्तनत से विद्रोह कर बाबर को अपनी मदद के लिए काबुल से बुलाया। बाबर खुद भी भारत पर हमला करना चाह रहा था। वह दौलत खां लोदी के निमंत्रण पर भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयारी करने लगा, और उस समय तुर्क अफगान भारत पर आक्रमण लूट से मालामाल होने के लिए करते रहते थे, और इस तरह से बाबर एक बहुत बड़ी सेना लेकर पंजाब की ओर चल देता है। यहाँ पर ये पानीपत की लड़ाई का प्रतीकात्मक चित्र दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और यह युद्ध संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति था। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो कि अफगान था, और बाबर के मध्य लड़ा गया। 12 अप्रैल 1526 को दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई थी, और युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हो गया और मार दिया गया। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग की बात कही है, किंतु इस विषय में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, जिसको रूमी विधि भी कहते हैं, का प्रयोग किया था, और बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। पानीपत के ही युद्ध में बाबर ने अपने प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं ली थीं। और दोस्तों बाबरनामा जो कि बाबर की कृति है, उसका आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं। उसका हिंदी अनुवाद है ये बाबरनामा का। और आगे आता है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली शासक चित्तौड़ का राजपूत नरेश राणा सांगा, जिसको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, था। उसने दो मुसलमानों इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई। वह सोचता था कि बाबर लूट मार करके वापस चला जाएगा, और तब लोदी शासन को हटाकर दिल्ली में हिंदू राज्य का उसे सुयोग प्राप्त होगा। लेकिन जब उसने देखा कि बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना का आयोजन कर रहा है, तब वह उससे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। राणा सांगा वीर और कुशल सेनानी था। वह अनेक युद्ध कर चुका था और उसे सदैव विजय प्राप्त हुई थी। उधर बाबर ने भी ये समझ लिया था कि राणा सांगा के रहते हुए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना संभव नहीं है। अतः उसने भी अपनी सेना के साथ राणा से युद्ध करने का निश्चय किया। तो दोस्तों इस तरह से 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों के अनेक मत हैं।
पहला मत है, चूंकि पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर एवं राणा सांगा में हुए समझौते में के तहत इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी, जिससे राणा सांगा बाद में मुकर गया था। दूसरा कारण यह भी था कि राणा सांगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानता था। इन दोनों कारणों से अलग कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध बाबर और राणा सांगा की महत्वाकांक्षी योजनाओं का परिणाम था, यानी कि दिल्ली का शासक बाबर भी खुद को मानता था और राणा सांगा भी खुद को मानता था। तो इस तरह से बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था और राणा सांगा तुर्क अफगान राज्य के खंडहरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 17 मार्च 1527 को युद्ध आरंभ होता है। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, हसन खां मेवाती, बसीन चंदेरी और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी दे रहे थे। इसके बाद इस युद्ध में राणा सांगा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। बाबर ने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब ना पीने की कसम खाई और उसने मुसलमानों से तमगा कर ना लेने की घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जिसे राज्य द्वारा लगाया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत के युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। और अब बात करेंगे बाबर की विजय की। राजस्थान के ऐतिहासिक काव्य वीर विनोद में सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है कि बाबर 20,000 मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने आया था। उसने सांगा की सेना के लोदी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी उसके पास खानवा नामक स्थान पर हुई। राजपूतों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया और अंत में राणा सांगा की हार हुई और बाबर की विजय हुई। इस विजय के कारण बाबर के सैनिकों को वीरता नहीं बल्कि इस विजय का कारण बाबर के सैनिकों की वीरता नहीं थी बल्कि उनका आधुनिक तोपखाना था। राजपूतों से युद्ध करते हुए तुर्कों के पैर उखड़ गए थे, जिससे राजपूतों की विजय और तुर्कों की पराजय दिखाई देने लगी। किंतु जब बाबर के तोपखाने ने आग बरसाई तब सांगा की जीती बाजी हार में बदल गई और फिर भी सांगा और उसके वीर मरते दम तक लड़ते रहे। दोस्तों, बाबर ने राजपूतों के बारे में लिखा है कि वे मरना मारना तो जानते थे किंतु युद्ध करना नहीं जानते थे। सांगा और बाबर का यह निर्णायक युद्ध फतेहपुर सीकरी के पास खानवा नामक स्थान पर 16 अप्रैल 1527 ईस्वी में हुआ था और इस तरह से उस समय के ब्रजमंडल में जयचंद्र के बाद राणा सांगा की भी हार हुई। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हुआ पर किसी तरह अपने सहयोगियों द्वारा बचा लिया गया। कालांतर में उसने किसी सामंत द्वारा जहर दिए जाने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। बाबर के जीवन में स्थिरता। खानवा के युद्ध के उपरांत बाबर के घुमक्कड़ और स्थिर जीवन में स्थिरता आ जाती है। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी के युद्ध में वहां के सूबेदार मेदिनी राय को परास्त किया। चंदेरी युद्ध के बाद बाबर ने राजपूताना के कटे हुए सिरों की मीनार बनवाई और जिहाद का नारा दिया। मेदिनी राय की दो पुत्रियों का विवाह कामरान एवं हुमायूं से करा दिया गया। 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को परास्त किया। घाघरा युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया। परिणाम स्वरूप बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा और हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया था। घाघरा युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर उसके साम्राज्य की संपूर्णता को स्वीकार किया।
नुसरत शाह ने बाबर को आश्वासन दिया कि वह बाबर के शत्रुओं को अपने साम्राज्य में शरण नहीं देगा। बात करें मुगल साम्राज्य की स्थापना की, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की हार के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उसने उससे पहले सुल्तानों की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, किंतु बाबर ने उसे राजधानी नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पठान थे जो तुर्कों की शासन सत्ता पसंद नहीं करते थे। प्रशासन और रक्षा दोनों के नज़रिए से बाबर को दिल्ली के मुकाबले आगरा सही लगा। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा होने से शुरू से ही ब्रज से घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध रहा। मध्य एशिया में शासकों का सबसे बड़ा पद खान था, जो कि मंगोल वंशियों को ही दिया जाता था। दूसरे बड़े शासक अमीर कहलाते थे। बाबर का पूर्वज तैमूर भी अमीर ही कहलाता था और भारत में दिल्ली के मुस्लिम शासक सुल्तान कहलाते थे। बाबर ने अपना पद बादशाह घोषित किया था और बाबर के बाद भी सभी मुगल सम्राट बादशाह कहलाए गए। इसके बाद बाबर केवल 4 वर्ष तक भारत पर राज्य कर सका। लगभग 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, परंतु बाद में बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बनता है। दोस्तों, अगर बात करें बाबर की उपलब्धियों की, तो संभवतः बाबर कुषाणों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल और कंधार को अपने नियंत्रण में रखा था। उसने भारत में अफगान एवं राजपूत शक्ति को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो लगभग पौने 2 वर्षों तक जीवित रही। मुगल साम्राज्य और बाबर ने भारत पर आक्रमण कर एक नई युद्ध नीति का प्रचलन किया। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का प्रयोग का शुभारंभ किया। विद्वान व्यक्ति के रूप में बाबर योग्य शासक होने के साथ ही तुर्की भाषा का विद्वान भी था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। लीडेन और अर्स्किन ने 1826 ईस्वी में बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और बेवरेज ने इसका एक संशोधित अंग्रेजी संस्करण निकाला। इसके अतिरिक्त बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है और इसके अतिरिक्त बाबर ने खत बाबरी नामक एक लिपि का भी आविष्कार किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। प्रमुख इतिहासकारों के मत, स्मिथ ने बाबर को अपने युग के एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रभावशाली एवं किसी देश तथा काल में सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य बताया है। रसबुक ने तो एक व्यक्ति और शासक के रूप में बाबर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इलियट ने कहा है कि प्रसन्नचित्त, वीर, महान, विचारशील तथा निष्पक्ष व्यक्तित्व के कारण यदि बाबर का पालन पोषण एवं प्रशिक्षण इंग्लैंड में होता तो अवश्य ही वह हेनरी चतुर्थ होता। तो दोस्तों, इस तरह से बाबर का इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुमायूं को। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।